हेलो एवरीवन, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और आपका सब्जेक्ट राजनीति शास्त्र है तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में हमने राजनीति शास्त्र सेकेंड सेमेस्टर से हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है। आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्या है कि कानून क्या है, इसके प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, मतलब कि कानून क्या है, इसके प्रमुख जो भी स्रोत है वो क्या क्या है, इसको वर्णन कीजिए। तो आज इसी वीडियो में हम इसका आंसर जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। और अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं तो प्लीज़ जुड़ जाइए और लाइक हमें ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो जो है ये आपको देखने के बाद कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप उत्तर लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे कि कानून, अर्थ और परिभाषा। ठीक है, आप हेडिंग डालेंगे कि कानून, अर्थ और परिभाषा। तो इसका पहले आप अर्थ लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे परिभाषा। तो देखिए, कानून को हम इंग्लिश में लॉ कहते हैं। कानून का मतलब होता है कि जो राज्य का जो लक्ष्य है मानव के मतलब भलाई के लिए जो भी व्यवस्था करना होता है, लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी की जा सकती है जबकि राज्य के जो नागरिक हैं वो अपने जीवन में जो भी सामान्य जो नियम बने हुए हैं उनका पालन करें, ईमानदारी से पालन करें। ठीक, राज्य अपने नागरिक को जो भी जीवन संचालन हेतु जीवन को चलाने के लिए जो नियमों का निर्माण करता है, बनाता है, जिनका पालन करना व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। और इनका पालन करने के पर जो व्यक्ति है वो पालन नहीं करता है तो उसको दंड उसको दिया जाता है। तो राज्य द्वारा जो निर्मित लागू किए जाने वाले इस नियम को ही हम क्या कहते हैं, तो कानून कहते हैं। सीधी सी बात है, बहुत आसानी भाषा में जो भी राज्य द्वारा ये नियम कानून जो भी है इसको बनाया जाता है, लागू किया जाता है, तो इसी नियम को कानून कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि कानून का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम चलते हैं कि आखिर में कानून को परिभाषा जो वैज्ञानिक जो हैं उनका मत क्या-क्या है कि जो कानून है उसकी परिभाषा क्या हो सकती है। तो देखिए, इसी में आपको प्रो सालमंड जो है, आप इसको लिखिएगा अगर आंसर, तो आप उसको वैज्ञानिक मत ज़रूर लिखिएगा कि कानून किसे कहते हैं। तो आप कम से कम 2 आप इसमें लिखिएगा वैज्ञानिक मत। तो जो प्रो सालमंड जो है ये कहते हैं कि कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है। ठीक, और न्याय व्यवस्था को प्रशासन में लागू करता है। ये प्रो सालमंड के अनुसार है कि कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था को प्रशासन में लागू करता है। उसके बाद हालैंड ये कहते हैं कानून के बारे में कि आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं जो मनुष्य के बाहरी आचरण से संबंधित होते हैं, जिन्हें एक निश्चित सत्ता लागू करती है। यह निश्चित सत्ता राजनीतिक क्षेत्र की मानवीय सत्ता में सर्वोच्च होती है, मतलब सबसे ऊंचा होती है। तो ये 2 वैज्ञानिक है जो कि प्रो सालमन और हालैंड के अनुसार कानून किसे कहते हैं ये अपने अपने शब्दों में परिभाषा को बताए हुए हैं। तो आपको ये एग्ज़ाम में लिखना है। जैसे जैसे कि आपको जो वैज्ञानिक मत है वो आप लिख देते हैं तो आपका जो कॉपी है और जो भी आपका प्रश्न है आप उसको हेडिंग डाल के लिखते हैं तो वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और आप उसमें वैज्ञानिक मत डाल देते हैं तो और भी उसका निखार बढ़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अर्थ और ये परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट हेडिंग जो डालेंगे, कानून की उद्गम या स्रोत। ठीक है, मतलब इसका उद्गम कहाँ से हुआ, इसका स्रोत क्या है। तो देखिए, इसका स्रोत जो है पहला कि रीति रिवाज या मान्यताएं, दूसरा है कि धर्म, तीसरा है कि न्याय की निर्णय, चौथा है कानूनी टिकाएं, उसके बाद पांचवा है कि साम्य नीति या औचित्य। तो मतलब ये कानून का उद्गम जो है वो कहाँ से मतलब आया धीरे धीरे। तो देखिए, इसमें विधानमंडल के अतिरिक्त भी कानून के बहुत सारे अनेकों स्रोत है जिसका उल्लेख निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। तो इसी में हम जानेंगे कि आप हेडिंग डालेंगे रीति रिवाज या मान्यताएं। तो इसमें आप लिखेंगे कि रीति रिवाज कानून का जो प्राचीनतम एक महत्वपूर्ण स्रोत है, मतलब बहुत पहले से ये चलती आ रही है। रीति रिवाजों का जो निर्माण नहीं होता बल्कि धीरे धीरे उनका विकास होता है और ये समाज जो है वो उसको प्रचलित नियम में उसको नियम होती हैं जो पहले से चलती आ रही हो तो उसको नियम वो बन जाता है जिन्हें समाज के सभी जो लोग हैं लंबे समय से उसको मानते चले आ रहे हैं। तो इन रीति रिवाजों के पीछे जो है वो सामाजिक संगठन का नियंत्रण और समाज के जो नैतिक बल रहता है। जब ये रीति रिवाज समाज से अधिक मान्य
और प्रचलित हो जाते हैं, तब ये राज्य उन्हें कानून का रूप दे देता है। और रीति रिवाजों पर आधारित इन कानूनों को प्रथागत यानी कि बहुत पहले से चलते हुए कानून उसको कहे जाने लगता है। तो ठीक है, ये पहला जिसमें आया है कि रीति रिवाज या मान्यताएं, तो इसमें कानून कैसे आया ये आपने जाना। उसके बाद दूसरा है कि धर्म। धर्म में कानून की जो है परंपरा, वो कानून के विकास में परंपरा ही जो है वो तरह धर्म के भी महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म जो है परंपरागत कानून को धार्मिक विश्वास की मान्यता देकर उसे सबल बनाता है। और इस दृष्टि से अगर बात करें तो दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इतना ही नहीं, धर्म जो है वो प्रत्यक्ष रूप से कानून को जन्म दिया है। प्राचीन काल में ईश्वर को सभी सत्ता और कानून का उद्गम माना जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो धर्म अधिकारियों और धर्म शासकों के जो माध्यम से अभिव्यक्ति कानूनों को स्वरूप दैवीय होता था, देवी देवताओं से होता था। तो प्राचीन समाज में जो धर्म है, कानून इतने घुले मिले थे कि जीवन के जो भी सभी नियम जो है उनके पीछे धार्मिक मान्यताओं का बल मतलब पाया जाता है। तो ये दूसरा कारण रहा धर्म में, कि धर्म कैसे कानून मतलब वहाँ से उद्गम हुआ। उसके बाद तीसरा है कि न्यायिक निर्णय। ठीक है, न्यायिक निर्णय, जैसे जैसे सामाजिक जो व्यवस्था जो कठिन होने लगी, वैसे वैसे अलग अलग रीति रिवाज में संघर्ष उत्पन्न होने लगा। और इन संघर्षों के कारण जो रीति रिवाज की वैधता में संदेह किए जाने लगा कि ये सही है कि यह गलत है। तो इस स्थिति में कभी कभी विवाद भी खड़े हो जाते थे, लड़ाई होने लगती थी। तो जिनका रिवाजों के पास कोई समाधान ही नहीं था ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए, तो समाज ने क्या किया कि उन सबसे बुद्धिमान जो व्यक्ति उसमें था या व्यक्तियों के सलाह ली जाती थी जिनका निर्णय सबको स्वीकार हो, ऐसे समाज में एक ऐसा व्यक्ति होता था। तो ऐसे व्यक्तियों के निर्णय ने कानूनी दृष्टांतों के रूप में उसको धारण कर लिया। बाद में क्या हुआ कि उन्नत जो भी मतलब विवाद जब सुलझाने के लिए एक पूर्व दृष्टांतों के अनुसार किया जाने लगा, तो इस प्रकार से जो न्यायिक निर्णय जो है वो कानून स्रोत बन गए। ठीक, उसको सब उसके बात को मानने लगे उस व्यक्ति को। तो आज भी ये न्यायिक निर्णय कानून के विकास में ये पर्याप्त सहायक सिद्ध है। अभी भी आप गाँव में देखेंगे, जैसे पंचायत में होता है कि अगर गाँव में कुछ बात होती है तो पंचायत में एक सरपंच होता है जो कि वो निर्णय लेता है। तो उनकी सब कोई क्या कहता है, सब कोई उनकी बात मानता है, जो सरपंच कहे वो सब कोई पूरे गाँव के जो लोग हैं उनकी बातों से सहमत रहते हैं, क्योंकि वही सारे लोग उनको चुने हुए होते हैं कि ये जो भी कहेंगे हम सभी लोग मानेंगे। संभवतः इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए जो जस्टिन होक्स ने लिखा है कि न्यायाधीश कानून बनाते हैं और उनको इसका अधिकार है। ठीक है, क्या लिखे हैं कि जस्टिस जो है ये लिखते हैं कि न्यायाधीश कानून बनाते हैं और उनको इसका अधिकार भी है। तो ये बहुत अच्छी बात लिखी है। उसके बाद चौथा जो है कह रहा है कि कानूनी टिकाएँ। ठीक है, कानूनी टिकाएँ मतलब जो कि हर देश में कानून के जो ज्ञाता कठिन कानून को स्पष्ट रूप से समझने के लिए कानून की व्याख्या करते हुए ग्रंथ रचना करते हैं, तो जिन्हें कानूनी टिकाएँ कहा जाता है। ठीक है, उसी को कानूनी टिकाएँ कहे जाते हैं। मतलब कि हर देश में कानून है तो उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए कानून की व्याख्या करते हैं, तो उसको ग्रंथ में लिखा जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, कानूनी टिकाएँ। न्याय शास्त्री और जो विविध शास्त्रियों की जो टिकाएँ भी हैं वो कानून का स्रोत होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, स्रोत होती हैं, उद्गम होता है। तो टीकाकार कानून के में जो टीकाकार कानून जो है उनमें आधारभूत अमूर्त सिद्धांतों की विवेचना करते हुए उनके यथार्थ स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। न्यायालय में जो न्यायालय हैं उनमें न्यायाधीश जो है तो इन टीकाओं को मान्यता दे देते हैं और अपने निर्णयों में इनका आदर के साथ उल्लेख करते हैं कि इस प्रकार से टीकाएँ कानून के विकास में सहायक सिद्ध होती हैं। हिंदुओं में मिताक्षरा और दैभाग और मुसलमानों में फतवा ए आलमगीरी कानून पर टीकाओं के प्रभाव के उल्लेखनीय उदाहरण हैं। ये आप ज़रूर उसमें लिखिएगा। पाँचवा जो आता है कि तो पाँचवा ये कह रहा है कि साम्य नीति या औचित्य। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि औचित्य भी एक अन्य स्रोत है जिसमें कानून का उद्भव हुआ है। न्यायाधीशों के समक्ष कभी-कभी ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाता था, मतलब उन लोगों को भी बीच हो जाता था जिनके संबंध में कानून जो है कोई प्रभाव नहीं डालता, कोई मतलब ही नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीश विवेक, न्यायशास्त्र के अनुभव और न्याय की साधारण मान्यताओं के आधार पर फैसले देते थे
और ये निर्णय भी औचित्य निर्णय कहलाते थे। ठीक है, मतलब कभी कभी न्यायाधीशों के बीच भी लड़ाई उत्पन्न हो जाती थी तो उसमें जो कानून है वो कोई काम ही नहीं करता, कोई प्रभाव ही नहीं डालता, क्योंकि न्यायाधीश ही तो सब निर्णय लेते हैं कानून के हिसाब से। तो उनको सामान्य रूप से उनको साधारण मान्यताओं के आधार पर उस फैसले दिए जाते हैं और ये निर्णय भी ये औचित्य निर्णय कहलाते हैं। तो साम्य स्थिति औचित्य में भी ये कानून का उद्भव जो विकास जो है ये इसका स्रोत है। तो ये पांचों जो है ये पांचों कारण है कानून के उद्गम यानी कि विकास कहे तो स्रोत है कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो धीरे धीरे अब वही कानून जो है इसको व्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध ढंग से आपको ये जो कानून है ये आपको बहुत अच्छे से आप कानून को बना दिया गया है जो कि सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। और हमें चाहिए कि जो भी कानून जो भी नियम बनाए गए हैं हम उनका मतलब ईमानदारी से उसको पालन करें, उसका उल्लंघन ना करें। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो हमने जिस तरह से समझाया क्या आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आप इस तरह हमको बताएंगे तो हम ज़्यादा और मतलब और अच्छे से हम समझाने का प्रयास करेंगे। हम अपने हिसाब से तो अच्छे से बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो और हम अच्छे से आप इसको मतलब अगली जो वीडियो होगी जो भी हमारी वीडियो आएगी हम उसमें अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।